सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका और इजराइल एक ही मांग कर रहे हैं कि ईरान अपना जो खतरनाक यूरेनियम है वह उनके हवाले कर दे। लेकिन ईरान ने साफ शब्दों में मना कर दिया है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या फिर दुनिया एक नए टकराव की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि अगर ये यूरेनियम वहीं रहा तो मिडल ईस्ट ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ताकत का जो संतुलन है वो बदल सकता है। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। ईरानी सूत्रों के अनुसार सर्वोच्च नेता ने कहा है कि समृद्ध यूरेनियम ईरान में ही रहेगा। यानी कि जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं उनके द्वारा ये कहा गया है कि ईरान का जो समृद्ध यूरेनियम है वो ईरान में ही रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। यह खबर यूरेनियम ही नहीं बल्कि मिडल ईस्ट की जो जियोपॉलिटिक्स, न्यूक्लियर पावर बैलेंस, उसके साथ ही अमेरिका और ईरान का जो तनाव है, इजराइल की सिक्योरिटी, उसके साथ ही ग्लोबल ऑयल मार्केट से जुड़ी हुई है। खबर का मतलब अगर हम आसान शब्दों में समझें कि जो ईरान है, ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि जो ईरान का समृद्ध या हम कहें अनरिच्ड जो यूरेनियम है वो ईरान के अंदर ही रहेगा, वह किसी दूसरे देश को नहीं दिया जाएगा। यह अमेरिका और इजराइल की एक बड़ी मांग थी जिसके खिलाफ ईरान ने ये जो यहाँ पर फैसला है वो दिया है। अब अनरिच्ड यूरेनियम क्या होता है? यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है जिसका उपयोग न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसके साथ ही जो मेडिकल रिसर्च, उसके साथ न्यूक्लियर बम में किया जाता है। यानी कि जो यूरेनियम है इसका उपयोग जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं और मेडिकल रिसर्च, उसके साथ जो न्यूक्लियर बम बनाए जाते हैं न्यूक्लियर, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। अब जब यूरेनियम है उसको अनरिच किया गया, यानी कि जो यूरेनियम है उसको अनरिच किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो यूरेनियम है 235 की मात्रा बढ़ाई जाती है। इससे क्या होगा कि सामान्य तौर पर 3 से 5% जो अनरिचमेंट बिजली है उसका उत्पादन होता है। उसके साथ ही यानी कि जो यहाँ पर यूरेनियम है वो 3 से 5% यहाँ पर बिजली उत्पादन में लगता है। उसके साथ ही 20% जो कि यहाँ पर रिसर्च, यानी कि जो यहाँ पर रिसर्च के डेवलपमेंट के जो भी काम होते हैं उनमें लगता है। उसके साथ ही जो 60% वो यहाँ पर बहुत ही संवेदनशील स्तर पर उपयोग किया जाता है और 90% जो है कि यहाँ पर जो यूरेनियम है वो यहाँ पर जो परमाणु हथियार बनाए जाते हैं उनके करीब जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर किया जाता है। ईरान के पास लगभग 60% तक अनरिच यूरेनियम होने के बात जो है वो कही गई है। यही दुनिया की सबसे बड़ा चिंता का मुख्य कारण है। यानी कि पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा चिंता का मुख्य कारण है कि जो यहाँ पर यूरेनियम है, समृद्ध यूरेनियम जो कि यहाँ पर ईरान में है। अब इससे क्या होगा कि ईरान जो अपनी न्यूक्लियर पावर है उसको और भी मजबूत कर लेगा, तो ये दुनिया के लिए खतरा का विषय बन सकता है। अभी खबर क्या कहती है? रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना जो अनरिच्ड यूरेनियम है वो दूसरे देश को दे दे। लेकिन और उसके साथ ही इजराइल जो है वो भी यह मांग कर रहा है कि जो ईरान अपना जो यूरेनियम है वो यहाँ पर दूसरे देशों को दे दे। लेकिन ईरान ने के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने यहाँ पर इस बात को कहा है कि जो ईरान का यूरेनियम है वो ईरान में ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। हालांकि कुछ जो ईरान से ऑफिशियल्स हैं वह यह भी कह रहे हैं कि ये जो है खबर है वो पूरी तरीके से सही नहीं है। यानी कि कोई ऑफिशियल क्लियरिटी अभी भी नहीं आई है। इसीलिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि कुछ बातें रिटर्न्स और जो सोर्स हैं उन पर आधारित हैं, लेकिन ईरान की तरफ से मिक्स्ड सिग्नल्स हैं वो अभी आ रहे हैं। यानी कि ईरान की जो यहाँ पर सुप्रीम लीडर जिनके द्वारा ये कहा गया है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा, यानी कि जो ईरानी हैं, ईरानीज के ऑफिशियल जो नोटिस होता है उसके आधार पर यहाँ पर कोई भी अभी भी जो ऑफिशियल इसकी बात है वो अभी नहीं कही गई है। अब हम देखें तो अमेरिका क्यों चाहता है कि जो यूरेनियम है वो बाहर जाए? क्योंकि अमेरिका को डर है कि अगर ईरान के पास जो हाई अनरिच्ड यूरेनियम है वो रहेगा तो भविष्य में क्या होगा कि वह जल्दी से न्यूक्लियर जो वेपन कैपेबिलिटी है वो हासिल कर लेगा। यानी कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और इससे क्या होगा कि ये यहाँ पर अमेरिका के लिए खतरा साबित हो सकता है। अमेरिका और पश्चिमी देशों का तर्क है कि ईरान सिविलियंस और जो न्यूक्लियर एनर्जी की आड़ में जो है मिलिट्री कैपेबिलिटी बना रहा है। यानी कि जो यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी है इसकी आड़ में जो यहाँ पर ईरान है वो अपनी जो मिलिट्री है उसकी जो कैपेबिलिटी है यानी कि उसको मजबूत करता जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर स्टॉकपाइल हटाना ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि अमेरिका और ईरान के जो यूरेनियम में स्टॉकपाइल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके द्वारा ये भी कहा गया कि ईरान का जो स्टॉकपाइल्स है, यूरेनियम स्टॉकपाइल्स, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए।
अब हम देखें ईरान ने क्यों यहाँ पर मना किया है। यहाँ पर ईरान के द्वारा कहा गया है कि वह अपना जो यूरेनियम है वो बाहर नहीं जाने देंगे। तो ये क्यों कहा गया है? ईरान का तर्क जो है वो अलग है। ईरान कहता है कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसका अधिकार है, यानी कि वह अपना न्यूक्लियर जो क्षेत्र है या फिर न्यूक्लियर वेपन है उसको मजबूत कर सकता है, ये उसका अधिकार है। ईरान बोलता है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है पीसफुल यूज़ के लिए उपयोग की जाती है, मेडिकल और जो साइंटिफिक रिसर्च है उसके लिए यूरेनियम उसको चाहिए होता है। उसके साथ सेकंड पॉइंट क्या है कि जो सिक्योरिटी कंसर्न है वो यहाँ पर करना चाहता है, यानी कि अपने देश का की जो सिक्योरिटी है उसको मजबूत करना चाहता है। ईरान को डर रहता है कि अगर जो यूरेनियम है वो बाहर गया तो वह कमज़ोर पड़ सकता है और फ्यूचर में अटैक्स के जो खतरे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो अभी कितना टाइम से जो युद्ध है वो चल रहा है, उसके बाद भी ईरान जो है अभी भी यहाँ पर लड़कर खड़ा हुआ है। रिटर्न्स की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि जो रिसेंट युद्ध है जो कि यहाँ पर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में हो रहा है, इसमें कितने अटैक हुए हैं तेहरान, और सबसे ज़्यादा जो डिफेंसिव है वो हो गया है। इनकी जो तेहरान है वो अब सब जो ज़्यादा डिफेंसिव है वो हो गया है। इसके साथ ही नेशनल परेड क्या है, यानी कि ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को राष्ट्रीय सम्मान और उसके साथ ही सोवरेनिटी से भी जोड़ा है। यानी कि हम देखें इसलिए जो यूरेनियम सरेंडर्स हैं उनका यानी कि जो यूरेनियम है उसका सरेंडर करना जो ईरान की जो पॉलिटिक्स है वो यहाँ पर वीकनेस की तरफ जा सकती है। यानी कि ईरान के ऊपर इससे क्या होगा, अगर ईरान जो है यूरेनियम बाहर भेजता है तो वह कमज़ोर पड़ सकता है। अब इजराइल की चिंता का क्या कारण है, यानी कि इजराइल जो है यहाँ पर लिए चिंता का विषय बना हुआ है कि ईरान जो है वो अपना यूरेनियम बाहर नहीं भेज रहा है। ईरान की सबसे बड़ी चिंता है कि जो इजराइल है उसकी सबसे बड़ी चिंता है यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी, यानी कि वो अपने देश की सिक्योरिटी चाहता है। जो इजराइल है वो मानता है कि ईरान जो है वो ओपनली एंटी इजराइल ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, यानी कि जो इजराइल के खिलाफ या फिर जो इजराइल के दुश्मन ग्रुप्स हैं उनको जो है सपोर्ट करता है। अगर ईरान जो है न्यूक्लियर जो कैपेबल हो जाता है, यानी कि अपनी जो न्यूक्लियर पावर है उसमें कैपेबल हो जाता है, तो मिडल ईस्ट का जो बैलेंस है वो बदल सकता है। इसीलिए इजराइल चाहता है कि यूरेनियम हटे, उसके साथ ही जो मिसाइल प्रोग्राम्स है वो रुके और प्रॉक्सी ग्रुप्स उसके का सपोर्ट खत्म हो जाए ईरान के से। यानी कि अब हम देखें जो IAEA ये क्या होता है, इंटरनेशनल ऑटोनॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि दुनिया की न्यूक्लियर मॉनिटरिंग एजेंसी है। जो IAEA है ये यहाँ पर न्यूक्लियर साइट्स इंस्पेक्ट करती है। यह देखती है कि कोई देश जो सीक्रेटली बम तो नहीं बना रहा है। यानी कि हम देखें तो शुरुआत में क्या था कि ईरान जो है वो सीक्रेट तरीके से यहाँ पर बम बनाता था, लेकिन अब जो है यहाँ पर उसके खुले तौर पर कहा जाता है कि वो जो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन है वो बना रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जो यानी कि IAEA है उसके पास ईरान के जो 60% जो अनरिच्ड यूरेनियम है उसका डाटा यहाँ पर रखा गया है। यानी कि जो रिपोर्ट्स हैं उसके अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि ईरान के पास जो अनरिच्ड यूरेनियम है वो 60% यहाँ पर है। लेकिन रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद जो है मॉनिटरिंग कठिन हो गई है यहाँ पर ईरान की। और इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें तो पूरे विश्व पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, ऑयल प्राइस पर इसका असर पड़ेगा। यानी कि मिडल ईस्ट में जो है टेंशन बढ़ती नजर आएगी, तेल का जो दाम है वो महंगे हो सकते हैं, यानी कि तेल काफ़ी ज़्यादा महंगा हो सकता है। इसके साथ ही हम देखें क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला क्षेत्र है वो दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है ऑयल रूट के लिए। इस खबर के बाद यहाँ पर ऑयल मार्केट में वोलेटिलिटी यहाँ पर देखी जा सकती है। इसके साथ अगर हम देखें यहाँ पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला क्षेत्र है ये इससे क्या है कि पूरी दुनिया का जो ऑयल है वो यहीं से जाता है। तो इससे क्या होगा, अगर ये इस पर कुछ भी असर पड़ता है यहाँ पर जो मिडल ईस्ट वाला क्षेत्र है तो क्या होगा कि पूरी दुनिया का जो तेल है वो महंगा हो सकता है, पूरी दुनिया जो ऊर्जा संकट है उससे जूझ सकती है। उसके साथ ही ग्लोबल सिक्योरिटी, यानी कि अगर टॉक्स जो है यहाँ पर हो रही है वो फेल होती है तो ईरान US जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ सकता है, इजराइल ईरान की टेंशन जो है वो बढ़ सकती है। इसके साथ ही प्रॉक्सी वॉर तेजी हो सकते हैं, यानी कि जो यहाँ पर वॉर हो रहे हैं वो और भी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। न्यूक्लियर आर्म्स रेस, यानी कि जो सऊदी अरबिया जैसे देश है फ्यूचर में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि जो सऊदी अरबिया है वो भी यहाँ पर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की तरफ बढ़ते जा रहा है। यानी
पूरे मिडल ईस्ट में जो न्यूक्लियर कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि सभी देश जो है अपने देशों की जो न्यूक्लियर पावर है उसको यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। अब इससे इंडिया पर क्या असर पड़ सकता है? भारत के लिए यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑयल इंपोर्ट जो है भारत मिडल ईस्ट से बहुत तेल जो है खरीदता है, यानी कि भारत भी जो है यहाँ से मिडल ईस्ट से काफ़ी मात्रा में जो तेल है वो खरीदता है। अगर यहाँ पर टेंशन बढ़ती है तो क्रूड ऑयल महंगा होगा और उसके साथ ही इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, पेट्रोल डीजल के दाम महंगे होंगे। उसके साथ ही हम देखें तो भारत जो है इजराइल से भी, भारत के जो इजराइल है उससे संबंध अच्छे हैं, ईरान से भी और यूएसए से भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखता है इंडिया। अगर यहाँ पर इसीलिए जो है इंडिया को एक बैलेंस डिप्लोमेसी अपनानी होगी, यानी कि इन देशों के बीच में उसको बैलेंस बना के रखना होगा ताकि उसको यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो नुकसान है वो ना हो। अब गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन के एंगल से अगर हम इसको देखें तो यह खबर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जो है वो यहाँ पर दुनिया नहीं चाहती है कि जो ज़्यादा देश हैं वो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी बने, यानी कि जो देश हैं वो ज़्यादातर देश यहाँ पर न्यूक्लियर पावर में कैपेबल ना हो, यहाँ पर दुनिया नहीं चाहती है ये। इसीलिए जो यूनाइटेड नेशन है उसके साथ ही वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन पर प्रेशर डालते हैं कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर है वो यहाँ पर जो बनते जा रहे हैं उन पर प्रेशर डाला जाता है। अब इसके साथ ही ईरान कहता है कि यह जो हमारा सॉवरगेन राइट्स है, यानी कि उनका एक राइट्स है कि वो अपना जो यहाँ पर न्यूक्लियर पावर है उसको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन पश्चिमी देश जो है वो कहते हैं कि जो ग्लोबल सिक्योरिटी है वो ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, यानी नेशनल सॉवरगेनिटी वीएस नेशनल सिक्योरिटी का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है यहाँ पर। यह मामला जो है रिलीजियस थ्योरी का उदाहरण है, यानी कि हर देश अपनी सिक्योरिटी, मिलिट्री पावर और स्ट्रेटजिक सर्वाइवल का सबसे, यानी कि जो यहाँ पर स्ट्रेटजिक सर्वाइवल है उसको सबसे ऊपर रखता है, यानी कि कोई भी देश हो वो अपनी देश की सिक्योरिटी, उसके साथ ही उसकी जो मिलिट्री पावर है उसको मजबूत करता है, उसके साथ ही अपने देश के जो लोग हैं उनके सर्वाइवल यानी कि उनके जीवित रहने के लिए जो संसाधन है उनको सबसे ऊपर रखता है। अब आगे युद्ध में क्या हो सकता है, यानी कि क्या आगे जो है वो युद्ध हो सकता है अभी, यानी कि अगर हम देखें तो अभी भी मिसट्रस्ट बना हुआ है देशों के अंदर, यानी कि इजराइल और यूएस पर प्रेशर बना हुआ है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है, इसीलिए जो फ्यूचर में यहाँ पर युद्ध होने का खतरा बना हुआ है। निष्कर्ष क्या है? यह विवाद सिर्फ यूरेनियम का नहीं बल्कि जो पावर पॉलिटिक्स है उसके साथ ही नेशनल सिक्योरिटी और जो सॉवरेनिटी डिप्लोमेसी, उसके साथ ही जो ग्लोबल स्टेबिलिटी है उसकी लड़ाई का विषय बन सकता है। यानी कि अगर हम देखें यहाँ पर किसी भी देश की जो पॉलिटिक्स है या फिर हम देखें और नेशनल सिक्योरिटी नहीं रहती है तो यहाँ पर लड़ाई का विषय बन सकता है। अगर डिप्लोमेसी सफल हुई तो टेंशन खत्म हो सकती है, लेकिन अगर यहाँ पर जो टॉक हो रही है यानी कि जो बातचीत हो रही है वो फेल हुई तो मिडल ईस्ट फिर से जो है बड़े संघर्ष की ओर बढ़ सकता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो यहाँ पर बात हो रही है वो सफल होगी, यानी कि आगे युद्ध हो सकता है या नहीं? आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।